हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से स्टडी आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में वो क्लास 10th का 8th चैप्टर है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है, इसके बाद विविधता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और इसके बाद में मेंडल ने वो प्रयोग किया था आनुवांशिकी के बारे में, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और लास्ट में वो लिंग निर्धारण के बारे में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुवांशिकी शब्द है वो किसने दिया था। तो आनुवांशिकी शब्द है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, वो शब्द है वो बेटसन ने दिया था। किसने दिया? बेटसन ने। आनुवांशिकी है वो आगे दो भागों में बढ़ती है, एक तो आनुवांशिकता और एक है विविधता। बोला आनुवांशिकी है वो कौन कौन से दो भागों के अंदर बढ़ती है, एक तो है आनुवांशिकता और एक आगे विविधता। अब देखते हैं आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता है वो माता पिता से उनके संतानों में गुणों का या लक्षणों का स्थानांतरण होता है, उसको हमें आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी वो कहते हैं। मतलब माता पिता से विभिन्न लक्षणों का वो अपने संतानों में आना है या फिर स्थानांतरण होने की प्रक्रिया, उसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वेरिएशन, मतलब विविधता क्या होती है कि एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले अंतर को है विविधता कहते हैं। तो विविधता क्या होगी? विविधता है मतलब माता पिता से संतानों में आने वाले लक्षणों के अंदर यदि कोई अंतर आ जाता है या डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम विविधता कहते हैं। अब देखते हैं हम कि आनुवांशिकी का जनक है वो किसे कहते हैं। तो आनुवांशिकी का जनक है उसको तो वो तो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जबकि आनुवांशिकी शब्द है वो किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आनुवांशिकता क्या है, विविधता क्या है और आनुवांशिकी क्या है। आनुवांशिकी है उसमें तो आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों का अध्ययन किया जाता है, और आनुवांशिकता है उसके अंदर है माता पिता से संतानों में से जो लक्षण आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और विविधता क्या हो जाएगी? एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले लक्षणों में अंतर आता है, उसको विविधता कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को आगे हैं वो दो भागों में बांटा जा सकता है, आनुवांशिकता और विविधता। आनुवांशिकता में क्या हो जाएगा? माता से पिता से आने वाले लक्षणों का है वो अध्ययन किया जाता है। और विविधता में क्या हो जाएगा कि माता पिता से जब संतानों में लक्षण आते हैं तो उनके अंदर वो चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं और किन कारणों से होते हैं, उनको विविधता के अंदर या वेरिएशन के अंदर वो अंतर मतलब पढ़ा जाता है। अगर हम उदाहरण देख लेते हैं हेरिडिटी के कि भाई बहन की ऊंचाई अलग अलग होना, आँखों के रंग का अलग होना, बालों की प्रकृति का अलग होना, रक्त समूह का अलग होना, ये सब उदाहरण है वो विविधता के उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण दे रखे कि माता पिता का हाइट है वो अपने संतानों से अलग होती है, या फिर उनके आँखों का रंग है वो अलग हो सकता है, ब्राउन या फिर ब्लैक, या फिर बालों की प्रकृति वो अलग हो सकती है। इसके अलावा रक्त समूह है ABO है, इसके अंदर वो डिफरेंस आ सकता है। ये सब है वो वेरिएशन के कारण है वो आता है। इसका महत्व क्या है कि विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में वो सहायता प्रदान करती हैं और विकास की आधारशिला है। मतलब विविधताएं वो किसी भी जीव को बदलते पर्यावरण में वो जीवित रहने में वो सहायता प्रदान करती हैं। अब देखते हैं आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की मूल इकाई है वो जीन है। अब देखते हैं कि जीन की परिभाषा कि जीन क्या है। तो DNA का वो भाग जो किसी विशेष लक्षण की जानकारी रखता है उसको हमें वो जीन कहते हैं। जीन है वो DNA के ऊपर पाया जाता है, और DNA है वो गुणसूत्र पर पाया जाता है, और गुणसूत्र है वो कोशिका के केंद्रक में वो पाया जाता है। इस क्रम को देख सकते हैं कि गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर के अंदर वो DNA पाया जाता है, और DNA पर वो जीन पाया जाता है, और जीन है वो लक्षणों को निर्धारित करने का काम है वो करता है। तो आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होगी? जीन। आगे हम देखते हैं DNA क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये आनुवांशिक सूचनाओं का प्रमुख है वाहक का काम करता है। ये कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है, और इसमें जीव के शरीर की संरचना और कार्यों से संबंधित जानकारी है वो होती है। आई थिंक आपको DNA समझ में आ गया होगा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को जनक से संतति में ले जाने का काम है वो करता है। और ये DNA है वो गुणसूत्र पर पाया जाता है, और गुणसूत्र है वो कोशिका के केंद्रक में वो पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल।
ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिनको हम आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। इनका जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के अंदर यहाँ हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल इनको आनुवंशिकी का वो जनक कहते हैं। और इन्होंने वो मटर पर वो अपना प्रयोग किया था। उद्यान मटर था, पाइसम सेटाइम, इस पर प्रयोग किया था। उन्होंने लगभग 1856 से लेकर 1863 तक लगातार प्रयोग किया था। कब से कब तक? 1856 से 1863 के बीच में वो कंटिन्यू है वो प्रयोग किया था। और इन्होंने लगभग मटर के 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन है वो किया था। कितने लक्षणों का? 7 विपरीत लक्षण। यहाँ पर 5 दे रखे हैं, 2 और हो जाएंगे। एक बीज का आकार है, एक बीज का रंग है, फूल का रंग है, इसके अलावा फूल की स्थिति है, फली का आकार है, फली का रंग है और पौधे की ऊंचाई है। ये सभी 7 हैं विपरीत लक्षण है। इनका अध्ययन है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था उनको बाद में है कॉल कोरेंस है, ह्यूगो डी व्रीज है और वॉन शेयरमैक है, इन्होंने वो वापस है अध्ययन करके इनके नियमों की वो पुष्टि की थी। तो मेंडलवाद को की पुनः खोज किसने की थी? तो कॉल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और वॉन शेयरमैक है। इन्होंने तीनों ने मिलकर वो मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। अब मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, वो क्यों किया था, उसका कारण क्या क्या है? तो मटर आसानी से उगाया जा सकता है, वो किसी भी ऋतु में मटर को उगा सकते हैं। इसके अलावा मटर का जीवन चक्र वो छोटा होता है, मतलब कम समय में अधिक फसलें वो प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने वो 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन है वो किया था। इसके अलावा इसके अंदर स्व परागण और पर परागण दोनों हैं, संभव है। इसके अंदर हम खुद से स्व परागण या फिर पर परागण में भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक पौधे से बहुत अधिक संततियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसी कारण मेंडल ने वो मटर के पौधे का चयन किया। तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि मटर को आसानी से उगाया जा सकता है, इसका जीवन चक्र छोटा होता है, अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा स्व परागण और पर परागण दोनों संभव है और पौधे से बहुत अधिक संततियाँ प्राप्त की जा सकती है। और मेंडल ने वो 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन है वो किया था। फर्स्ट था बीज का आकार, बीज का रंग, इसके अलावा पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग और पुष्प का रंग, ये 7 लक्षण थे। अब देख लेते हैं हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में कि प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण है वो क्या होता है। तो प्रभावी लक्षण है जिसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, वो लक्षण जो संकर अवस्था में भी दिखाई देता है उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब संकर अवस्था में जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसे बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि लंबा है उसको टेल लिखते हैं, उसको बड़े टीक से वो दर्शा सकते हैं। प्रभावी लक्षण को बड़े अक्षरों में दर्शाते हैं। अप्रभावी लक्षण जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में दिखाई नहीं देते हैं उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या हो गया? जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में दिखाई नहीं देते हैं, इनको छोटे अक्षर या फिर स्मॉल लेटर से वो दर्शाते हैं। जैसे कि बोने को है और स्मॉल टी से वो दर्शा देते हैं। तो प्रभावी लक्षण क्या हो गया कि वो लक्षण जो संकर अवस्था में दिखाई देते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहते देते हैं और उनको बड़े अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि अप्रभावी लक्षण है जिनकी उपस्थिति वो दिखाई नहीं देती है प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के अंदर, उनको अप्रभावी क्या दे देंगे? रिसेसिव, और इसे वो छोटे अक्षर के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। मतलब यदि टी और टी है तो ये प्रभावी है कैपिटल वाला और स्मॉल है ये अप्रभावी है। अब देखते हैं एक संकर संकरण के बारे में। एक संकर संकरण क्या होता है कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको एक संकर संकरण या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो कहते हैं। तो एक संकर संकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई को हम यहाँ पर ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि एक लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच संकरण करवाया जाता है तो उसमें वो एक किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पौधे वो प्राप्त होते हैं कि जब शुद्ध लंबा पौधा मतलब कैपिटल टी है और शुद्ध बौना इसमें स्मॉल टी है, इसमें F1 PD में वो ये तो कैपिटल आ जाएगा और इसे एक है स्मॉल आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इनमें से जब युग्मक बनेगा तो एक तो कैपिटल हो जाएगा और एक स्मॉल हो जाएगा और इनमें हम संकरण कराएंगे तो फर्स्ट पीडी में वो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो बन जाएंगे। सब प्रकार के पौधे होंगे जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के वो बनेंगे
क्योंकि इनके अंदर वह स्वपरागण की प्रक्रिया होगी और स्वपरागण की प्रक्रिया के दौरान F1PD है, इसके अंदर है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो बनेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर कैपिटल टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी वो अप्रभावी है, इसी कारण है सब शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध नहीं अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। जब F1PD में स्वपरागण करवाया जाता है तो उसे F2PD का निर्माण होता है और F2PD में 25% शुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बौने और 50% है वो अशुद्ध लंबे पौधे हैं प्राप्त होते हैं। कि जब हम F1PD है, यहाँ पर देख लेते हैं चेकर बोर्ड की सहायता से, जब इनके अंदर स्वपरागण है परागण किया जाता है तो इनसे युग्मक बना जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके अंदर स्वपरागण किया जाता है तो F1PD में सभी लंबे पौधे हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और जब इनके अंदर है वापस संकरण है वो करवाया जाता है तो 25% शुद्ध लंबे, 25% शुद्ध बौने और 50% है वो मिश्रित प्रकार के पौधे हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। ये 50% हो गए, ये 25%, ये 25%। यदि इनके अनुपात की बात करें तो जीनोटाइप अनुपात है वो तो F2PD का 1:2:1 हो जाएगा, और फिनोटाइप की बात करें तो इसका अनुपात है 3:2 हो जाएगा। ये वे F2PD के अनुपात है। F2PD का अनुपात क्या हो गया जीनोटाइप का 1:2:1 और फिनोटाइप का 3:1 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक संकर संकरण क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें F1PD है उसमें के अंदर है सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि F2PD है उसके अंदर लंबे बौने और मिश्रित प्रकार तीनों प्रकार के पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं। और F2PD के जीनोटाइप का अनुपात देखें तो 1:2:1 हो जाएगा, जबकि फिनोटाइप का अनुपात देखें तो 3:1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप है इनकी परिभाषा क्या है। मतलब जीनोटाइप है इसको हम जीन प्रारूप कहते हैं और फिनोटाइप इनको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो सबसे पहले हम जीन प्रारूप की परिभाषा या जीनोटाइप की परिभाषा देखते हैं कि किसी लक्षण प्रारूप का आनुवंशिक संगठन है उसका जीन प्रारूप कहा जाता है। मतलब जीन प्रारूप क्या हो गया, आनुवंशिक संगठन है उसको हम जीन प्रारूप कहते हैं। जबकि लक्षण प्रारूप क्या होता है कि किसी लक्षण का बाहरी या आकार की स्वरूप है उसको हम लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप है कहते हैं। तो फिनोटाइप F2PD का 3:1 हो जाएगा, जबकि जीनोटाइप है इसका 1:2:1 हो जाएगा। एक संकर संकरण है उसके द्वारा मेंडल ने वो 2 सिद्धांत दिए थे या फिर 2 नियम दिए थे। एक तो दिया था प्रभाविता का नियम जो कि F1PD से दिया था, और एक दिया था पृथक्करण का नियम जिसे हम वो शुद्धता का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, जो कि F2PD से दिया था। तो मेंडल ने एक संकर संकरण से कौन कौन से नियम दिए, प्रभाविता का नियम और प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम तो F1PD से दिया था और पृथक्करण का नियम वो F2PD से दिया था। अब देखते हैं हम द्विसंकर संकरण के बारे में कि भाई हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या होता है। तो जब एक साथ 2 विपरीत लक्षणों का अध्ययन है, मतलब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन है वो एक साथ किया जाता है तो उसको हमें द्विसंकर संकरण या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की परिभाषा क्या होगी कि जब एक साथ 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन है वो एक साथ किया जाता है तो उसको हम द्विसंकर संकरण है वो कह देते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं बीज का रंग और बीज के आकार के बीच है वो संकरण कराया जाता है। तो मतलब बीज का रंग ये एक प्रकार का हो गया विपरीत लक्षण, और एक हो गया बीज का आकार। बीज का रंग है वो पीला है वो प्रभावी है और हरा है वो अप्रभावी हो जाएगा, और बीज का आकार है गोल है वो प्रभावी हो जाएगा और झुरीदार है वो अप्रभावी हो जाएगा। इसमें पीले हैं इसको कैपिटल वाई से, और हरा इसको स्मॉल वाई से, और गोल है इसको कैपिटल आर से, और स्मॉल है इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। क्योंकि प्रभावी होता है उनको कैपिटल लेटर से और स्मॉल होता है उनको अप्रभावी होता है उसको स्मॉल लेटर से वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बीज के रंग और बीज के आकार के बीच है वो संकरण कराया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि F1PD में वो सभी पौधे पीले और गोल प्राप्त होते हैं। वाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्रकार के पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं। मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्रकार के पौधे हैं वो F1PD में प्राप्त होते हैं। ये F1PD का हो जाएगा। जब F1PD के अंदर संकरण कराया जाता है तो F2PD प्राप्त होती हैं, और F2PD में वो सभी प्रकार के एक साथ पौधे प्राप्त होते हैं। कुछ हैं पीले गोल हो जाएंगे, कुछ पीले झुरीदार होंगे, कुछ हरे गोल हो जाएंगे, कुछ हरे झुरीदार हैं हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हो कि जब पिता के युग्मक और माता के युग्मक के बीच संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर 16 प्रकार के पौधे हैं वो प्राप्त होते हैं
संकरण क्रॉस के अंदर जब दो लक्षणों के एक साथ हैं वो क्रॉस कराया जाता है, तो इसमें 9 प्रकार के पादप हो जाते हैं, वो तो पीले गोल हो जाएंगे। 3 प्रकार के होते हैं पीले झुरीदार, और 3 प्रकार के हो जाते हैं हरा गोल, और एक है वो हरा झुरीदार है, वो प्राप्त होता है। तो द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? 9:3:3:1, 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप अनुपात वो क्या हो जाएगा? 1:2:1:1:4:2:1:1:1। ये आपको है वो याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि द्विसंकर संकरण के फिनोटाइप का अनुपात है वो 9:3:3:1 हो जाएगा, जबकि जीनोटाइप इनका 1:2:1:1:4:2:1:1:2:1:1। मतलब यहाँ याद रख सकते हो आप 121, 242, 121, ये अनुपात है वो तो हो जाएगा जीनोटाइप का, जबकि फिनोटाइप का हो जाएगा 9:3:3:1। तो F2PD है द्विसंकर संकरण की, इसके अंदर फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा वो तो हो जाएगा 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप है इसका 1:2:1:4:2:1:1। तो यहाँ तो 121, 242, 121 याद रख लेना, और यहाँ 9:3:3:1 हो जाएगा। और एक संकर संकरण के अंदर है वो 121 याद रख लेना जीनोटाइप का, और फिनोटाइप है उसका 3:1 याद रख लेना, मतलब 31 याद रख लेना उधर से। अब देखते हैं कि मेंडल के प्रमुख नियम है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अफ्यून का नियम, ये 3 नियम है वो दिए थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रभाविता के नियम है। इसमें विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी होकर प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण है वो अप्रभावी रह जाता है। ये मेंडल ने वो एक संकर संकरण के F1PD के आधार पर है वो दिया था। एक संकर संकरण की F1PD थी, इसके आधार पर प्रभाविता का नियम है वो दिया था कि इसमें विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण है प्रभावी होकर प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण है प्रभावी मतलब अप्रभावी रह जाता है। सेकंड नियम था पृथक्करण का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम है वो भी कह देते हैं। और ये नियम है F1PD की एक संकर संकरण की F2PD के आधार पर वो दिया था। एक संकर संकरण की F2PD के आधार पर कौन सा नियम दिया था? पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें क्या होता है, युग्मकों के निर्माण के समय एलील या जीन अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक एक एक एलील का निर्माण है वो करता है। और पृथक्करण का नियम है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसके कारण इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई भी अपवाद है वो नहीं पाया जाता है। जबकि प्रभाविता नियम है, इसका अपवाद पाए जाते हैं। 2 अपवाद होते हैं, एक होता है अपूर्ण प्रभाविता, एक होता है सप्रभाविता। जबकि पृथक्करण का नियम है, इसका कोई भी अपवाद है वो नहीं पाया जाता है। थर्ड नंबर है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या फिर स्वतंत्र अफ्यून का नियम। इसमें क्या होता है कि अलग अलग लक्षणों के एलील है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संतानों में वो चले जाते हैं। ये स्वतंत्र अफ्यून का नियम या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम है वो द्विसंकर संकरण की F2PD के आधार पर है वो दिया गया था। तो स्वतंत्र अफ्यून का नियम किस आधार पर दिया गया था? कि द्विसंकर संकरण की F2PD के आधार पर वो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है वो दिया गया था। इसमें क्या होता है कि पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशज गति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना संततियों में वो वंशागत हो जाता है। तो आई थिंक आपको मेंडल के तीनों नियम है वो समझ में आ गए होंगे कि पहला है प्रभाविता का नियम जो कि एक संकर संकरण की F1PD के आधार पर दिया गया। सेकेंड है पृथक्करण का नियम जो कि एक संकर संकरण की F2PD के आधार पर दिया गया। और थर्ड है स्वतंत्र अफ्यून का नियम जिसका है वो द्विसंकर संकरण की F2PD के आधार पर दिया गया था। और मानो हाइब्रिड क्रॉस है, इसके फिनोटाइप है वो 3:1 हो जाएगा। और डाई हाइब्रिड है, इसका फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 हो जाएगा। और यदि इसके जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1, और इसका है 121, 242, 121। ये आई थिंक आपको याद हो जाएंगे कि एक संकर संकरण है उसमें मोनो हाइब्रिड है, उसके अंदर फिनोटाइप है उसका अनुपात 3:1 हो जाएगा, और जीनोटाइप है उसका अनुपात हो जाएगा 1:2:1 मतलब 121। और द्विसंकर संकरण या फिर डाई हाइब्रिड है, इनके अंदर फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 हो जाएगा, और जीनोटाइप है वो 121, 242, 121 हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन वो किस प्रकार होता है। तो आपको पता है कि मानव के अंदर है वो 2 प्रकार के गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। एक तो होते हैं मतलब टोटल गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है, मतलब 23 जोड़े होते हैं। इनको हमें वो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएंगे 44 और एक हो जाएंगे 2। इसमें जो 44 है इनको है हम ऑटोसोम्स या फिर काई गुणसूत्र हैं वो कहते हैं।
गुणसूत्रों को है या ऑटोसोम या काई गुणसूत्र कहते हैं, जिनकी संख्या वो 44 होती है। और जो ये 2 गुणसूत्र हैं ये अलग होते हैं, इनको हम एलोसोम या हेटेरोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र हैं वो कहते हैं। इन 2 गुणसूत्रों के आधार पर ये वो है लिंग का निर्धारण वो किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्स होता है और एक वाई होता है, जिसमें महिलाओं के अंदर हैं वो एक्स एक्स प्रकृति के पाए जाते हैं, तो पुरुषों के अंदर हैं वो एक्स वाई प्रकार के वो पाए जाते हैं। तो मानव के अंदर है वो 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं। उनमें से इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें से एक है वो ऑटोसोम होते हैं, जिनकी संख्या वो 44 होती है, जो कि कायिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। और सेकंड वो एलोसोम होता है, जिनकी संख्या वो 2 होती है और जो कि लिंग निर्धारण का काम है वो करते हैं। और इनकी खोज है वो हेनकिंग ने वो की थी। अब देख लेते हैं कि एक्स एक्स प्रकार के हैं वो मादा के अंदर वो पाए जाते हैं, जबकि एक्स वाई है ये नर में पाया जाता है। मुख्यतः लिंग निर्धारण की भूमिका वो नर के द्वारा है वो निभाई जाती है। मतलब लिंग निर्धारण कौन करता है? नर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर है विषम युग्मजीव वो पाए जाते हैं, एक्स वाई प्रकार के वो पाए जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि महिलाओं में सभी अंडाणुओं में वो एक्स प्रकृति के गुणसूत्र वो पाए जाते हैं, मतलब एक्स एक्स प्रकार के होते हैं। लेकिन पुरुषों के शुक्राणुओं के अंदर है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है। मतलब महिलाओं में एक्स एक्स हो जाएंगे और पुरुषों में एक्स वाई प्रकार हो जाएगी। जब इनके अंदर वो क्रॉस करवाया जाता है तो अलग अलग संतति हैं वो 4 प्रकार की संतति वो प्राप्त होती है। इनको हम चेकर बोर्ड की सहायता से समझ सकते हैं कि यदि एक्स एक्स प्राप्त होती है तो लड़की हो जाएगी, एक्स एक्स है तो लड़की, एक्स वाई है तो लड़का और एक्स वाई है तो लड़का। मतलब लड़का और लड़की होने की संभावना लगभग कितना कितना परसेंट है? 50% है वो पाई जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम देख सकते हैं कि अतः लड़का या लड़की होना पिता के शुक्राणु पर है वो निर्भर करता है, माता के अंडाणु पर कोई निर्भर नहीं करता है। मतलब लिंग निर्धारण है वो पिता के शुक्राणु के द्वारा वो किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र होते हैं वो मानव शरीर के अंदर वो 46 प्रकार के होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र तो कुल। इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो ऑटोसोम और एक एलोसोम। ऑटोसोम है जिनकी संख्या हो जाएगी 44 और एलोसोम में इनकी संख्या हो जाएगी 2। एलोसोम है यही मुख्यतः लिंग का निर्धारण है वो करते हैं, जिनको हम हेटेरोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र भी कह देते हैं। इसमें एक्स एक्स प्रकृति के होते हैं वो तो मादा के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एक्स वाई प्रकृति के होते हैं वो नर के अंदर है वो पाए जाते हैं। और नर है इसका शुक्राणु है वही लिंग का निर्धारण करता है। जब इनमें एक्स एक्स और एक्स वाई के अंदर संक्रमण कराया जाता है तो 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं प्राप्त होते हैं हमें। एक तो एक्स एक्स हो जाएगा, एक एक्स वाई हो जाएगा, एक एक्स एक्स और एक एक्स वाई। तो इसमें जब हम प्रतिशत काटते हैं तब 50% वो लड़का होने की संभावना रहता है और 50% ये वो लड़की होने की संभावना है वो रहती है। तो लड़के के अंदर कौन से गुणसूत्र हो जाएंगे? एक्स एक्स और लड़की के अंदर एक्स वाई। आई थिंक आपको जेनेटिक्स है वो पूरी समझ में आ गई होगी कि जेनेटिक शब्द हैं वो वॉटसन ने जेनेटिक शब्द है वो बेटसन ने दिया था। और आनुवंशिकता या फिर आनुवंशिकी का जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वो 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था और इसके बाद वो 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अपीयन का नियम है। प्रभाविता का नियम है वो F1PD के आधार पर दिया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। और पृथक्करण का नियम जिसे हम युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं, जो कि F2PD के आधार पर दिया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। और स्वतंत्र अपीयन का नियम है वो द्विसंकर संकरण के F2PD के आधार पर वो दिया था। और यदि इनके अनुपात की बात करें तो मोनो हाइब्रिड में है वो 3:1 प्राप्त होता है, जबकि 1:2:1 है वो जीनोटाइप होगा और 3:1 वो फिनोटाइप होगा। और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 हो जाएगा। और जीनोटाइप की बात करें तो 121, 242, 121 ये हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी कि लिंग है वो टोटल 46 प्रकार के होते हैं। इनको आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, एलोसोम और ऑटोसोम। ऑटोसोम है उनकी संख्या 44 होती है और एलोसोम इनकी संख्या 2 होती है। एलोसोम है वास्तविक रूप से वही है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो करते हैं। और लिंग निर्धारण मुख्यतः भूमिका है वो पुरुष के शुक्राणु के द्वारा है वो निभाई जाती है। आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गई होगा। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आपको रिप्लाई कर सकें। और इसी प्रकार 10th क्लास की पूरी साइंस है वो इस चैनल पर करवाई जाएगी। आप हमारे साथ में वो जुड़े रहे।
इसकी ये प्ले लिस्ट है वो बना रखी है हमने यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाकर आप सब क्लासें वो देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।